नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मन्नू भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज का वाचन कर रहे हैं। 2 कक्षाएं पीछे की हो चुकी है। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। यहाँ से वाचन होना है आज। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बीसू के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बीसू की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कमबख्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठे। आज उसे सुकुल बाबू की बातें सुनने चाहिए थी। बातें ना भी सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गांव वालों ने तो देखा ही है, कैसे इतनी दूर पैदल चलकर वे गए। गांव वालों पर तो जरूर इसका बहुत असर हुआ होगा, लेकिन खा पी कर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ यह प्रश्न फिर कुरेदने लगा, बीसू के माँ बाप शहर क्यों गए? वह भी खास उस दिन जब उनका भाषण था। जरूर दा साहब ने ही कोई चाल चली होगी। इस बार दा साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है, और वह भी सवाई चाल। मतलब अगर वो एक चाल चल रहे हैं तो ये सवा चाल चलेंगे। यह मौका गया तो फिर 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं। और 4 साल, आज तो सब तरफ जैसी हालत हो गई है, उसमें 4 दिन का भरोसा नहीं। उंगली आंखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुग्ध भाव से नीलम को देखते रहे। बस अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर उठे और सीधे बैठकर जोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। जिस समय गांव में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दास साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका, 7 से 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस के कमरे में बैठते हैं। काबिले गौर फाइलों को वे यहीं देखते हैं। फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दास साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो और अपनी नजरों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काहिली और गैर जिम्मेदारी पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दा साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश न देकर वरन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत दे लोगों को। बापू यों ही इतने बड़े देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलकर नहीं ले गए थे, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कहीं बात और आस्था से किया काम दूसरे तक ना पहुंचे, यह हो ही नहीं सकता। नहीं पहुंचता है तो समझो कहीं तुम्हारी अपनी आस्था में कमी है। बापू की हर बात, हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा था दा साहब ने। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, दत्ता बाबू आए हैं। याद रखिएगा, दत्ता बाबू मसाल अखबार के संपादक हैं, मसाल वाले। और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई दा साहब के चेहरे पर। लगा जैसे चेहरा तो ऊपर उठा लिया है, पर दिमाग कहीं फाइलों में ही अटका रह गया है। चपरासी हुकुम की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। कुछ सोच में पड़ गए दा साहब। सामान्यतः वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते हैं, पर दा साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर, सोच में से उभरे तो आदेश दिया। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया हो, बोले, और सुनो, रत्ती से कहना कि 5-7 मिनट में डीआईजी से फोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला तो दा साहब ने फाइल बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर से ही नहीं, सर के दिमाग और चेहरे पर से भी सरक गई। उसूल है दा साहब का कि जिससे भी मिलो पूरी तरह से मिलो, यह नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका है और आने वाले को हाँ हूँ करके टरका रहे हैं। नहीं समय है तो साफ मना कर दो। साफ गोई में वे विश्वास रखते हैं और दूसरे से भी उसकी अपेक्षा करते हैं। दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बाबू आइए, पर इस समय कैसे? दत्ता बाबू हल्के से सकपका गए। उनका बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हों। थोड़ा हकलाते हुए बोले, जी वो अपने याद फरमाया था कल लखन बाबू ने। दत्ता बाबू की सकपकाहट भाप गए दा साहब। उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझको तो सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कैसी बात फरमा रहे हैं? भला ऐसा कभी आप हुक्म करते? शब्द नहीं सूझ रहे दत्ता बाबू को। दा साहेब ने उबारा हम उन्हें।
यानी बाबू को भी दास साहेब ने ही उबारा है। कोई 5-6 महीने हुए, इंटरव्यू के लिए समय मांगा था, आपने नहीं दे सका था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह ही थी ही, पर मैं चाहता ही नहीं था। जी, भौचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे। दास साहेब क्या योजनाएं हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा, यही सब। पर यह गा गे गी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो, फिर उस पर बात करो। दूसरों से भी बात करने को कहो, आलोचना करने को कहो। जी, वो बात ऐसी है कि मैं आना तो अब क्या बताऊं। मैं उलाहना नहीं दे रहा, जानता हूँ काम बढ़ गया है आप लोगों का अब। बीच में तो यह स्थिति थी कि बनी बनाई खबर आ गई, ऊपर से और छाप दी। आप लोगों के लिए तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोले, प्रजातंत्र में अखबार पर पाबंदी हो, अशोभनीय स्थिति लगती है यह। दत्ता बाबू को तो जैसे बढ़ावा मिल गया, अखबार बंद हो जाने की भड़ास निकालने का मौका आ गया। भभक्कर बोले, अशोभनीय? मैं कहता हूँ काले अक्षरों में लिखा जाएगा उन शर्मनाक ज्यादतियों का इतिहास। गला घोट कर रख दिया था सबका। मैं तो ना ना दत्ता बाबू, अंकुश लगा दिया दास साहेब ने। आपका इस तरह टिप्पणी करना भी कोई खास शोभनीय नहीं है। आप लोगों ने जो भूमिका अदा की उसे किन अक्षरों में लिखेंगे आप? चापलूसी और जी हुजूरू की भूमिका तो नहीं है अखबार नवीसों की। दत्ता बाबू की सांस भीतर ही खिंच रह गई। दास साहेब ने पैनी नजर से देखते हुए कहा, फिर आपका अखबार तो अश्लीलता के आरोप पर बंद हुआ था। सो भाई, बात अधूरी ही छोड़ दी दास साहेब ने। दत्ता बाबू की नजरें जमीन पर और मन गड्ढे में। फिर भी किसी तरह साहस बटोर कर बोले, जी वो झूठा आरोप था, असल में हमारे अखबार ने। अब मैं, खैर छोड़िए, जो कुछ हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा लग सकता है पर उचित नहीं। उस सब के लिए मैंने बुलाया भी नहीं है आपको। बेहतर यह है कि अब मौका मिला है, लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है तो उन्हें अच्छी तरह निभाए, पूरी लगन और निष्ठा के साथ। हम लोग भी, क्षणांश का विराम देकर एक एक अक्षर पर जोर देते हुए वाक्य पूरा किया, आप लोग भी। शब्दों में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर पता नहीं दास साहब के लहजे में कुछ था या उनकी नजरों में कि एकदम सख्ते में आ गए दत्ता बाबू। मन ही मन याद करने की कोशिश करने लगे कि कहाँ क्या गुनाह हो गया, पर दास साहब ने तुरंत ही उबार लिया। बड़े सहज भाव से पूछा, अब तो गला घुटने का एहसास नहीं होता आपको? किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता आपने बात कहते समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर इतनी सी बात कहते समय भी आवाज घुटी घुटी ही निकल रही थी दत्ता बाबू की। सहज नहीं हो पा रहे थे। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए हमारी भी। दत्ता बाबू टुकुर टुकुर दास साहब के मुंह ही ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूँ, निंदक नियरे राखिए, प्रशंसक से निंदक ज्यादा हितैषी होता है, हमेशा आपको सतपथ पर रखता है। आदमी एक बार इस गुर को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। पर स्वभाव है आदमी का, प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। हंस पड़े दास साहब। तो दत्ता बाबू ने भी राहत की सांस ली। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बेकार ही इतना सिटपिटा गए थे वे। तभी फोन की घंटी बज उठी। दास साहब ने चोंगा उठा लिया। कौन? सिन्हा? हाँ बोलो। अच्छा। चेहरा कुछ तरने लगा दास साहब का। देखो भाई, मामले की तह तक जाओ और जो दूध को दूध और पानी को पानी करे, यह काम है तुम्हारा, समझे? देखो सिन्हा, मैं चाहता हूँ कि घटना की सही सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है इसकी चिंता मत करो, मेरे कहने की भी चिंता मत करो, बस अपना फर्ज निभाओ ईमानदारी और सच्चाई के साथ। सो तो होगा, इसे कौन रोक सकता है। और देखो, किसी अफसर को भेजकर फिर से बयान लेने को कहो। सुना है लोगों ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए हैं। फिर आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर कहा, पुलिस के सामने जनता को अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आतंकित नहीं। जनता यदि डरती है तो कलंक है। यह पुलिस वालों के लिए है, मेरे अपने लिए भी। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर आदेश देते से बोले, जाइए, जैसे भी उन्हें भरोसा दीजिए, निडर बनाइए कि वे सच बात कहें। ऐसी घटनाएं घटे और पुलिस ठीक ठीक पता न लगा पाए तो मतलब क्या हुआ पुलिस का? इससे तो बेहतर है कि आप और हम इस्तीफा देकर बैठ जाए। नहीं, उधर से कुछ कहने का डॉट दिया है, तब इधर से बातें चल रही है। नहीं, अपना दोष दूर करने
पर मढ़ने अपना दोष दूसरों पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती तो क्यों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं काम चाहता हूँ। पिछली बार की बात बर्दाश्त कर गया, पर इस बार यदि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो मैं सजा आपको दूंगा, अपने को दूंगा, समझे? हाँ, यह हुई ना बात। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास आओ, मैं खुद देखूंगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों में तनाव हो यह ठीक नहीं। 3-4 दिन में मैं भी जा रहा हूँ वहाँ, बात करूंगा लोगों से, पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए वाकये की। दास साहब ने फोन रख दिया और दोनों हथेलियों में अपना सिर थाम लिया। लगा जैसे किसी गहरी चिंता में डूब गए हों। दत्ता बाबू बेचारे इस दौरान अजीब से पेशोपस में बैठे रहे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका यहाँ बैठे रहना सही भी है या नहीं, और नहीं है तो जाए भी कैसे। पर कुछ ही क्षणों में दास साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव और परेशानी और सख्ती का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वही सहज संयत भाव, शांत गंभीर मुद्रा। डीआईजी सिन्हा का फोन था। आपको याद रखना है कि यहाँ डीआईजी सिन्हा है। सिन्हा जो है वो डीआईजी हैं। डीआईजी सिन्हा का फोन था। बड़ी लापरवाही से दास साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे पर असमंजस का जो भाव पुता हुआ था उसमें कौतूहल और आ मिला। जी कोई खास बात? बातचीत से अनुमान तो लगा लिया था दत्ता बाबू ने, फिर भी पूछा, पर पूछते ही एक विचित्र से संकोच में भी पड़ गए। पता नहीं यहाँ बैठकर यह पूछना उनके अधिकार की सीमा में है भी या नहीं। दास साहब की नजरें जाकर शून्य में टंग गई और दत्ता बाबू असमंजस में बैठे रहे। थोड़ी देर में दास साहब अपने में लौटे और दत्ता बाबू के प्रश्न का सूत्र पकड़कर ही बोले, खास क्या? वही सरोहा वाली वारदात मालूम होगा आपको तो। जी हाँ, वो विशेषर नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला। हत्या का मामला? चुभती सी नजर से देखा दास साहब ने तो दत्ता बाबू बीच से ही थम गए। हत्या के प्रमाण मिल गए आपको? सख्त सी आवाज में पूछा दास साहब ने। नहीं, वो वहाँ के लोग नहीं, विरोधी पार्टी के लोग। यही तो कह रहे हैं। डीआईजी की घटना वाले दिन के सारे बयानों से नतीजा कुछ ऐसा निकल रहा है कि लड़के ने आत्महत्या की है, और सुकुल बाबू के लोग दूसरे दिन से ही वहां चिल्लाते फिर रहे हैं कि हमें इस हत्या का जवाब चाहिए। अभी कोई घंटा भर पहले सभा करके धुआंधार भाषण दे दिया सुकुल बाबू ने। पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं, उनकी रिपोर्ट आ गई। दत्ता बाबू थोड़े असहज हो चले, फिर भी खैर मनाते रहे कि मसाल का अंक अभी नहीं निकला, कल निकलने वाला है, और उसमें भी हत्या की ही बात लिखी हुई है, बल्कि हेडलाइन ही है वह, यानी वही हेडलाइन है। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और आपसी सद्भावना पर तो मत जीतो। क्या होगा? गांव में पहले ही तनाव है और बढ़ जाएगा, आपस में ही मारकाट मचेगी। पर इस सब का परिणाम पिसेगा बेचारे गरीबों का तबका। संपन्न लोग तो जैसे तैसे बच ही जाते हैं, पैसे के जोर से, ताकत के जोर से। मरता तो गरीब है ना? नहीं नहीं, दास साहब की आत्मा जैसे चित्कार कर उठी। यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने की बात हो गई। दास साहब की आवाज दुख और क्षोभ से भीग उठी। चेहरे पर विषाद सी हल्की सी छाया पुत गई। दत्ता बाबू ने भी प्रत्युत्तर में दास साहब के चेहरे से थोड़ा सा विषाद लेकर अपने चेहरे पर पोत लिया और तह तह करके अपनी चिंता प्रकट कर दी। दुहाई गरीबों की सब देते हैं, पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांट कर रखो, कभी जात की दीवारें खींचकर तो कभी वर्ग की दीवारें खींचकर। जनता का बटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का स्रोत है। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? दत्ता बाबू ने बड़ी मुश्किल से थूक निगला। बेचारे समझ ही नहीं पाए कि किन शब्दों में दास साहब की इन ऊंची ऊंची बातों का समर्थन करें, पर दास साहब को उनके समर्थन की अपेक्षा भी नहीं थी। गहरी निष्ठा से उपजी हुई बातें बाहरी समर्थन की मोहताज नहीं होती। कभी कभी पराकाष्ठा में दास साहब कुछ दार्शनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं क्यों किसी के विवेक अविवेक पर टिप्पणी करूं? बस अपने कर्तव्य पर चल सकूं और अपनी आत्मा की आवाज को कभी अनसुना न करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता से एक यही तो सीख ली है मैंने। और आंख मूंदकर मन ही मन जैसे गीता को नमस्कार किया दास साहब ने। दोबारा जब आंख खोली तो न चेहरे पर परेशानी थी, न विषाद, न आरोप लगा। जैसे गीता ने क्षण भर में ही सब कुछ पूछकर उनकी अपनी गरिमा लौटा दी हो उन्हें। वही सौम्य, शांत और संयत चेहरा। सारे प्रसंग को स्थगित करके उन्होंने नए सिरे से दत्ता बाबू के साथ जोड़ा अपने
को। खैर छोड़िए, आपसे तो मैं पूछ रहा था कि अब तो किसी तरह की कोई पाबंदी, कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता आप लोगों को? होता हो तो साफ कहिए, साफ कोई का आदर करता हूं मैं। दत्ता बाबू कुछ कहते उसके पहले ही दास साहब फिर चालू हो गए। पिछली सरकार ने कुछ अखबारों को विज्ञापन न देने का आदेश दे रखा था। सरकारी महकमों में सही बात कहने का साहस दिखलाया था इन अखबारों ने। उसी की सजा है थी यह शायद। पर भाई मेरे साहस को तो पुरस्कृत होना चाहिए। मैंने वे सारी पाबंदियां हटा दी है। अखबारों पर किसी तरह की भी पाबंदी हो, प्रजातंत्र की हत्या है यह। दास साहब एक क्षण रुके, अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए दत्ता बाबू की ओर देखा। दत्ता बाबू चेहरे पर अनंत श्रद्धा संभ्रम लपेटे बैठे थे। उसी भाव से लिपटा एक वाक्य निकला, जी इस बात को कौन नहीं जानता। हम लोग तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो कर्तव्य था मेरा, इसे तो करना ही था। फिर जरा चेतावनी के स्वर में बोले, माफी चाहती हूँ, आपके अखबारों को पूरे हक मिल गए। अब आप लोगों को पूरा कर्तव्य भी निभाना चाहिए, अपना देश के प्रति, समाज के प्रति और खास करके इस देश की गरीब जनता के प्रति बहुत भारी जिम्मेदारी होती है अखबार नवीसों के कंधों पर, और मैं चाहता हूँ उसके प्रति पूरी तरह सचेत हों आप। और आप कहने के साथ ही दास साहब ने गर्दन को हल्का सा आगे करके ऐसी नजरों से देखा कि दत्ता बाबू को लगा जैसे नजरों से ही जिम्मेदारी की पोटली सरकी और दत्ता बाबू के कंधों पर लद गई। जी सही फरमाया है आपने। फिर जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे दबे ही पूछा, जी मेरे लायक कोई हुक्म? क्या? कुछ इस तरह पूछा दास साहब ने जैसे कोई बहुत ही अपरिचित और अनसुना सा शब्द सुन लिया हो। हल्की सी शक्ति के साथ बोले, दूसरों के हुक्म पर चलकर अपना वजूद रख सकेंगे आप? मैंने हुक्म देने के लिए नहीं, केवल आपका कर्तव्य बताने के लिए बुलाया था आपको यहाँ। फिर आवाज को थोड़ा मुलायम बनाकर कहा, चाहता हूँ कम से कम इस भाषा को भूल जाए आप लोग। दत्ता बाबू खिसियाकर रह गए। मन में कहा, यह आदमी तो हाथ ही नहीं रखने देता कहीं, अब कहे तो क्या। सरकारी विज्ञापन मिलने लगे, कागज का कोटा मिल रहा है। जी उसी में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। बात यह तो बताइए ना अपनी दिक्कत दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। एकदम कृतज्ञ हो गए दत्ता बाबू। मुख्यमंत्री खुद बुलाकर उनसे दिक्कतों की बात पूछ रहे हैं। जी अगर आप कोटा बढ़वा दे तो हो जाएगा। उसके लिए जो खाना पूरी करनी है कर दीजिए, और कुछ परेशानी हो तो बताइए। और दास साहब ने बगल में रखी फाइल उठाकर सामने कर ली। दत्ता बाबू ने संकेत में समझ लिया और बड़े अदब से उठते हुए पूछा, तो अब आज्ञा है? फाइल के पन्ने पलटते हुए दास साहब ने कहा, जा सकते हैं अब आप, पर ध्यान रखिए काम बहुत जिम्मेदारी से हो अब। फिर नजरों को दत्ता बाबू के चेहरे पर टिकाकर और आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर बोले, आपके साप्ताहिक के कुछ अंक देखे हैं मैंने। बात की असलियत पर उतना ध्यान नहीं रहता आपका। जासूसी किस्से कहानियों की तरह बहुत चटपटा और सनसनीखेज बनाकर छापते हैं आप बातों को। आगे से ऐसा ना हो। खड़े होने के साथ ही बड़ी इस दुलती ने लड़खड़ा दिया दत्ता बाबू को। हकलाकर बोले, जी वो बात जो हुआ उसकी सफाई नहीं मांग रहा, आगे सावधानी बरतिए। और दास साहब ने अपना सिर फाइल में गड़ा दिया। दत्ता बाबू दास साहब के यहाँ से निकले तो भय और प्रसन्नता के बोझ से दबे जा रहे थे। उन्होंने सीधे प्रेस का रास्ता लिया। अंक करीब करीब छप ही गया होगा। हत्या की बात तो उन्होंने भी लिखी है, और काफ़ी सनसनीखेज बनाकर ही लिखी है। दास साहब की अंतिम बात और उनका उस समय का तेवर याद आते ही भीतर तक थरथरा गए। अभी जाकर रुकवाते हैं, जैसे भी होगा रात भर में दोबारा छपवा लेंगे। सरोहा से सुकुल बाबू के भाषण की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं होगी। यह भी मालूम नहीं कि भवानी ने भेजा किसे है वहाँ। वैसे तो अगले एक पत्र याद रखिए, सुकुल बाबू का रिपोर्ट, और दूसरा उसे किसने भेजना है? भवानी को भेजना है। भवानी ने भेजा किसे है वहाँ। वैसे तो अगले ही अंक में देते उसे, पर यदि रात में आ जाती तो इसी अंक में दे देंगे। ऐसा निकालना है इस अंक को कि दास साहब भी मान जाए, एक बार नज़रों में चढ़ जाए, मसाल तो पौबारा हो जाएगा। यानी कि एक बार दास साहब की नज़रों में बन जाए तो मसाल मेरा पौबारा हो जाएगा। प्रेस पहुंचकर देखा भवानी आखिरी फरमे का मैटर
ओके करके मशीन पर चढ़वा चुका था और घर जाने की तैयारी में था। वैसे ऐसा कभी हो नहीं पाता। जिस दिन अंक निकलने वाला होता है उसके पहले वाली रात प्रेस में ही गुजारनी पड़ती है भवानी को। उसे बाहर जाने को तैयार देख दत्ता बाबू ने पूछा, यह अभी से कहाँ चले? भवानी ने तुरंत जेब से सिनेमा के 3 पास निकालकर मेज पर फैला दिया और हंसकर कहा, आज 9 बजे के बाद का समय भवानी ने अपने नाम कर लिया है। वैसे आखिरी फर्मा मशीन पर चढ़वा दिया है, सवेरे अंक तैयार। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारी भवानी की। आज जाना नहीं हो सकता। मालूम भी है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? दत्ता बाबू ने कंधा दबाकर खड़े हुए भवानी को फिर कुर्सी में धांस दिया। तुम कहीं से भी आ रहे हो, मेरा जाना नहीं रुक सकता। नहीं गया तो आज कत्ले आम हो जाएगा। दत्ता बाबू की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करते हुए भवानी ने कहा, कत्ले आम तो तुम्हारा होना ही है, या अंक फिर से छपेगा? क्या? बात का कुछ सिर पैर नहीं समझ आया भवानी के। तब दत्ता बाबू ने पहले मशीन रुकवाई और बाद में बैठकर भवानी को अपने और दा साहेब के बीच हुए वार्तालाप का ब्यौरा बताया। दा साहेब ने खुद बुलाकर कहा, यह सब तुमसे? दा साहेब की कृपा हो जाए तो देर नहीं लगेगी मसाल की रोशनी को देश के कोने कोने में फैलने में। जाने को उत्सुक भवानी पसर कर बैठ गया और जूते खोलकर पैर भी ऊपर चढ़ा लिए। सच यार, मैं तो सोच रहा था कि मसाल के बंद होने को आपातकाल के मत्थे मढ़कर मैं भी कोई लंबा हाथ मार लूंगा, पर बुढ़ऊ है तेज चीज। उसे मालूम था असली कारण मुझ पर ही उलट आया। 1 मिनट को तो सचमुच ही हवा खिसक गई मेरी। लेने के देने पड़ने लगे, पर बात को ज्यादा तुल नहीं दिया। तुम तो सबसे पहले जाकर कागज का अपना कोटा डबल करवा लो। खैर, यह सब बाद में होगा। सबसे पहले नए अंक की तैयारी करो। सरोहा किसे भेजा था? कोई रिपोर्ट आई सुकुल बाबू के भाषण की? अभी कहाँ से आएगी? इस अंक में तो जाना भी नहीं था उसे। नरोत्तम लौट भी आया होगा तो भी सवेरे ही संपर्क होगा उससे तो। नहीं नहीं, यह रिपोर्ट भी इसी अंक में जाएगी। नहीं हुआ तो अंक शाम तक निकालेंगे, पर अंक ऐसा निकले कि बस धाक जम जाए। हाँ, कम से कम दा साहब पर तो धाक जम ही जाए। अंक निकालकर उसे देखा कि पहला और अंतिम पेज बदल देने से बात बन जाएगी। भवानी के घर आदमी भेजकर खबर भिजवा करवा दी गई। 2 कंपोजिटरों को वापस बुलवाया गया। दत्ता बाबू कागज कलम लेकर बैठ गए। रोज ही कागज रंगने वालों के लिए भी लिखना इतने संकट का काम हो सकता है, यह पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। बाएं हाथ से कुछ भी घसीट देने वाले दत्ता बाबू जिम्मेदारी के बोझ के नीचे कुछ ऐसे दबे कि कलम ही कुंठित हो गई उनकी। 2 लाइनें लिखते और 4 लाइनें काटते। इस समय अपने लिखे को अपनी नजरों से नहीं वरन दा साहेब की नजरों से देखकर तौल परख रहे थे दत्ता बाबू। दत्ता बाबू लिख लिख कर दे रहे थे, कंपोजिटर कंपोज करता जा रहा था। रात में ही भवानी ने जाकर नरोत्तम को जगाया। याद रखिएगा, एक पत्र नरोत्तम। नरोत्तम की रिपोर्ट तैयार नहीं थी, सो नरोत्तम को ही पकड़कर लाया भवानी। वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी दत्ता बाबू के सहयोग से। और इस तरह बीसू की मौत को लेकर शहर का यह तीसरा कोना, जो बहुत साधारण और निष्क्रिय था, एकाएक महत्वपूर्ण और सक्रिय हो उठा। रात भर एक अजीब सी खलबली मची रही इस कोने में भी, एक उत्तेजनापूर्ण खलबली। दूसरे दिन मसाल का अंक आया, बिल्कुल नए तेवर के साथ। हेडलाइन विशेषर की मौत की खबर की ही थी, साथ लंबा वक्तव्य दिया गया था, जिससे पुलिस को अभी तक की तहकीकात के आधार पर यह संकेत दिया गया था कि यह हादसा हत्या का नहीं, आत्महत्या का है। साथ ही दा साहब के सख्ती से दिए गए उस आदेश का हवाला भी था, जिसमें उन्होंने पुलिस को गहरी छानबीन करके एक बेबाक रिपोर्ट तैयार करने की ताकीद की थी। अंत में सुकुल बाबू के भाषण को एक जिम्मेदार व्यक्ति का निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक छोटी सी घटना को महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से विकृत करके लोगों में बिना वजह तनाव बढ़ाने का निंदनीय काम किया है।
संपादकीय में संक्षेप में पर अपनी तीखी भाषा में इन्हीं सब बातों को समेटते हुए जनता को आग्रह किया था कि अधिक समय तक वह इस तरह की राजनीतिक चालों और चुनाव जीतने के हथकंडों का शिकार न बने। यानी मिस्टर बीसू के मौत ने एकाएक मसाल को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लेस करके एक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक। शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी पर इस नाम से कम ही लोग जानते हैं इन्हें। माफी चाहती हूँ। शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी पर इस नाम से कम ही लोग जानते हैं इन्हें। सबके बीच तो लोचन भैया के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। केवल नाम से ही लोचन नहीं, कुछ समय पहले सचमुच ही जनता के प्रिय लोचन हो गए थे। बात कोई बहुत पुरानी भी नहीं है, मुश्किल से 4 साल पहले की है। उस समय सुकुल बाबू भी विधानसभा के सदस्य थे। तभी राजनीति में ऐसी मारक हवा चली जिसने बड़े बड़े राजनेताओं की रीढ़ को नीचे खींचकर दुम में बदल दिया था, जो अपने से ऊपर वालों के सामने केवल हिलती रहती थी। ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए तो जरूर प्रजातंत्र था, पर उसकी असलियत यह कि प्रजा बिल्कुल बेमानी और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी है। ऐसे समय में लोचन बाबू सुकुल बाबू के विरोध में खम ठोक कर खड़े हो गए। अपनी रीढ़ पर खड़े होने की कीमत तो चुकानी ही थी, चुकाई भी, पर उस दिन से वे जनता के प्रिय लोचन भैया बन गए। मुकद्दर के ऐसे सिकंदर निकले कि चुकाई कीमत को भरपूर वसूलने का मौका भी आ खड़ा हुआ तुरंत फुरंत। मौका आते ही जनता ने प्रिय लोचन भैया को भारी बहुमत से जिताकर वापस विधानसभा में बिठाया। बाइज्जत अपने प्यार को सबूत दे दिया। जनता ने तो अब लोचन भैया को वफादारी निभानी है। बहुत बड़ी बातें की थी, लंबे चौड़े आश्वासन दिए थे, और अब अपना ही कहा हर शब्द चुनौती बनकर खड़ा है उनके अपने सामने। कतराना कतई नहीं चाहते इस चुनौती से, पर डटकर सामना कर सके इस स्थिति में भी अपने को नहीं पा रहे। जिस दिन हरिजन बस्ती में आग लगी उस दिन से यह कोठी भी एक तरह से सुलग ही रही है। कोठी नहीं कहना चाहिए, लोचन भैया का मन सुलग रहा है। सरोहा चुनाव के लिए सुकुल बाबू के वजन के जितने भी नाम प्रस्तावित हुए उन सबको धराशायी करके जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ 2 कौड़ी के औकात वाले लखन को खड़ा किया गया, उसने उस आग को और भड़का दिया। लेकिन बीसू की मौत से तो एकदम लपटें उठने लगी हैं उनके मन में। आत्मा के साथ बलात्कार करने की व्यथा क्या होती है, यह इन दिनों में ही जाना है लोचन भैया ने। देश की गरीब जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित उनका व्यक्तित्व उनके अपने लिए एक भारी समस्या बन गया है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तिल भर भी और नहीं, वही वाली मुद्रा अपनाए घूम रहे हैं पिछले हफ्ते से। केवल लोचन भैया ही नहीं, दा साहेब के मंत्रिमंडल से और भी अनेक विधायक असंतुष्ट हैं। याद रखिएगा, लोचन भैया दा साहेब के मंत्रिमंडल से थे। और असंतोष के अपने अपने कारण भी हैं। वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि असंतोष का सिलसिला तो मंत्रिमंडल बनने के पहले दिन से शुरू हो गया था, पर उस समय परिस्थिति की मांग कुछ ऐसी थी कि सबने अपने अपने चेहरों पर स्नेह, सद्भावना, संतोष और एकता के मुखौटे चढ़ा लिए थे कसकर, और आदर्शों के लबादे ओढ़ लिए थे। असंतोष भीतर अपने लिए और बाकी सब बातें बाहर दूसरों के लिए। पर घटनाएं कुछ इस तरह घटती रही कि मुखौटों पर दरारें पड़ने लगी और लबादों के चीथड़े बिखरने लगे। बीसू की मौत ने तो जैसे चकनाचूर ही कर दिया इन मुखौटों को। इतने दिनों से भीतर ही भीतर कसमसाते सबके असली चेहरे निकल आए हैं, अपने पूरे नंगेपन के साथ, असंतोष से पुते हुए और कुछ भी कर गुजरने को तत्पर। कल रात को 2 बजे तक इन्हीं नंगे असंतुष्ट चेहरों की ऐसी आवाजाही मची रही है इस कोठी में कि लगा बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटने जा रहा है, और अब सचमुच घटकर ही रहेंगे। लोचन भैया, उनके भीतर 5 साल पुराना लोचन जाग उठा है इस समय। रात भर जागने की थकान जरूर है चेहरे पर, शरीर में शिथिलता कहीं नहीं। अंग प्रत्यंग चुस्त दुरुस्त, मोर्चा लेने को तैयार। पार्टी अध्यक्ष सदाशिव अन्ने की, जिन्हें लोग अप्पा साहब कहते हैं। याद रखेगा, अप्पा साहब कौन है?
पार्टी अध्यक्ष है। पार्टी अध्यक्ष सदाशिव अत्रे नाम है उनका और लोग उन्हें अप्पा साहब कहते हैं। प्रतीक्षा में बैठे हैं। सवेरे लोचन बाबू ने मिलने के लिए समय मांगा था। अप्पा साहब ने बताया कि इधर ही आ रहे हैं किसी काम से और ठीक 9 बजे खुद ही पहुंच जाएंगे। कहा है तो ज़रूर पहुंचेंगे 9 बजे ही पहुंचेंगे। कुछ ऐसी विपरीत स्थितियों में जीवन जिया है अप्पा साहब ने कि बात के पाबंद तो हो नहीं सके चाहकर भी, पर समय की पाबंदी की यह हाल कि लोग चाहे तो घड़ी मिला ले उनके आने जाने से। यानी कि वो इतना वक्त पर आते जाते थे कि अगर वो आए तो समझ लीजिए इतना बजा ही होगा, श्योर है। ठीक 9 बजे प्रकट हुए अप्पा साहब। खलफ स्त्री से चुस्त दुरुस्त शुभ्र वार्णी खादी की पोशाक और गांधी टोपी शरीर के एक अविच्छिन्न अंग की तरह हमेशा सिर से ही चिपकी रहती है यह टोपी। शायद ही कभी किसी ने नंगे सिर देखा हो अप्पा साहब को। छड़ी लेकर चलते हैं, उम्र के कारण नहीं, बाएं पैर में हल्की सी लंगड़ाहट है। याद रखिएगा कि बाएं पैर में हल्की सी लंगड़ाहट है अप्पा साहब की। पात्र जो है वो लंगड़ाहट अप्पा साहब में है। 42 के आंदोलन में मिला हुआ तमगा बड़े गर्व से परिचय देते हैं अपने इस टांग का और एकाएक अपनी पीढ़ी की प्रशस्ति में 2-1 वाक्य उछाल देते हैं। हमारी पीढ़ी ने तो केवल त्याग करना ही जाना था, आकांक्षा अपेक्षा तो कुछ रखी ही नहीं थी, और आज की पीढ़ी त्याग करेंगे कण भर और बदले में चाहेंगे मन भर। बात ठीक भी है। अप्पा साहब की पीढ़ी के उन लोगों के लिए तो 100% ठीक है जो त्याग करते करते ही एक दिन चोला समेटकर शहीद हो गए। जो बच गए वो बेचारे क्या करें, इस कलजुगी हवा के आगे मजबूर है। लोचन बाबू ने बढ़कर बिना जरूरत के हाथ का हल्का सा सहारा देकर सोफे पर बिठाया अप्पा साहब को, शायद आदर भरी आत्मीयता दिखाने के लिए। रात बड़ी देर तक बैठक होती रही तुम्हारे यहाँ, बहुत उखाड़ पछाड़ वाली बैठक। एक पैर उठाकर सोफे पर रखते हुए कुछ इस तरह कहा अप्पा साहब ने कि पता नहीं लग सका कि यह प्रश्न था या आरोप, पर बात सीधे ही शुरू की उन्होंने। फालतू की भूमिका में जाया करने के लिए ना समय है उनके पास, ना शायद धैर्य। हाँ, उसी सिलसिले में मैं मिलना चाह रहा था आपसे। फिर एक क्षण रुके लोचन बाबू, मानो अगला वाक्य कहने से पहले उसे तौल रहे हों। कल अंतिम रूप में से यह निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग एक दिन के लिए भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। स्थितियों को और अधिक बर्दाश्त करना अब संभव नहीं। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए अप्पा साहब के चेहरे को गौर से देखा, फिर अपनी बात पूरी कर दी। और अब दास साहब का मंत्रिमंडल भी नहीं रह सकेगा। हम लोग कौन? चेहरे पर बिना किसी तरह की का विकार लाए सीधा सा प्रश्न पूछा अप्पा साहब ने, जैसे आप जानते ही ना हो। खैर, नाम तो बाद में भी मालूम होते रहेंगे, अभी संख्या जानना काफ़ी होगा आपके लिए। पार्टी के 140 सदस्यों में से 85 सदस्य हैं हमारे साथ, स्पष्ट और बहुमता। आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। 40वां पृष्ठ संख्या PDF का 40वां कल से वाचन होगा। धैर्य से बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो।